हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी रिवीजन करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। वीडियो अनडाउटेडली थोड़ी सी लेंदी रहेगी, लेकिन याद रखिए इसके अंदर हम पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब अपना 50% सिलेबस जो है वो रिवाइज करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा। एक एक चीज़ को मैं बड़े तरीके से इसके अंदर आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है जी, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले यूनिट टू का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है दैट इज व्हाट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम सबसे पहले बात करें तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट। ये सुनो, एक ऐसी सिचुएशन जहां रेस्ट करना है, जिसके आगे कोई फर्दर एक्शन लेने का मन नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज मनी इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स इन सच अ मैनर दैट ही गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। अपनी सारी इनकम को वो इस तरीके से खर्च कर रहा है कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, तो ही इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हम उसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे। समझ में आया? यही आपकी डेफिनेशन है, यस और नो। अब देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेड और डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ। जो भी सेटिस्फेक्शन आपको या तो एक्सपेक्टेड है कि आपको लगता है इतनी मिल जाएगी, या आपको एक्चुअली में मिली कंजम्पशन ऑफ गुड्स से, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब इसको हम आगे बेसिकली बोल सकते हैं, वन इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सम पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स को कंज्यूम करके जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिली उसका सम। देखिए, याद रखिए, एक तो वर्ड जो सम है ये, और एक पर्टिकुलर, ये जरूर होना चाहिए, तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें हमारा आता है मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस मार्जिनल? जब भी मार्जिनल आएगा तो हमें एक वर्ड याद रखना होता है, चेंज। सो चेंज इन व्हाट, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। किसकी वजह से? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो भी टोटल यूटिलिटी के अंदर चेंज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n-1, या आप बोल सकते हैं चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब चेंज एक एक का है, और ये कब लगेगा, जब चेंज एक से ज्यादा है। इसके बाद हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में? तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। पहला रिलेशनशिप अगर मैं बात करूं, व्हेन MU falls but remains positive, TU rises. Yes or no? When MU is equals to 0, TU is maximum. आया ना? तीसरा, when MU becomes negative, TU starts falling. ठीक है, TU क्या करता है, फॉल करना शुरू कर देता है। अब हम देखें तो हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। वन इज
cardinal analysis, second is ordinal analysis. जब आप बात करते हैं कार्डिनल एनालिसिस की, ध्यान से देखिए, तो कार्डिनल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, यूटिलिटी जो है उसको हम मेजर करते हैं, जबकि ऑर्डिनल एनालिसिस में यूटिलिटी को रैंक दी जाती है, उसको मेजर नहीं किया जाता। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, जबकि ऑर्डिनल एनालिसिस ये हमें दिया था हिग्स एंड एलन ने। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा और कार्डिनल एनालिसिस की। देखिए, कार्डिनल एनालिसिस के अंदर आपको याद होगा हम दो कमोडिटीज के दो केसेस के अंदर इसको निकालते हैं। कब? वेरी गुड, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, दो केसेस के अंदर हम इसे निकालते हैं, वन कमोडिटी के केस में और दो कमोडिटीज के केस में। वन कमोडिटी के केस में हमारा इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी के। इसमें आपको दो सिचुएशंस मैंने बताई थी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ एक्स ज्यादा है प्राइस ऑफ एक्स से, इसका मतलब कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू प्राइस पेड बाय हिम। यस और नो? अब उसे क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है प्राइस पेड से, तो वो उसकी कंजम्पशन को और वेरी गुड बढ़ाएगा। कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स की कंजम्पशन को वो बढ़ाएगा। जब वो कंजम्पशन बढ़ाएगा गुड एक्स की, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होगा, फॉल। यस और नो? अब जब ये फॉल करेगा, कब तक फॉल करेगा, जब तक दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ जाते। समझ में आई बात? तो दिस इज द केस नंबर वन। केस नंबर टू की अगर हम बात करें, प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी से। तो देखिए, अगर प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, तो उस केस के अंदर कंज्यूमर विल नॉट प्रेफर टू बाय। क्यों नहीं प्रेफर करेगा, बताओ? यस, क्यों? क्योंकि उसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू प्राइस पेड बाय हिम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वही आएगा जहां MUM किसके इक्वल हो, प्राइस ऑफ एक्स के। अब इसका अगर मैं आपको टेबल याद दिलवाऊं, तो यूनिट्स कंज्यूम्ड, प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस ऑफ एक्स, MU फॉल करता है। अगर मैं मान लूं कि एक यूटिल 1 रुपए के बराबर है, MUM, ठीक है, तो ये हो गया 10, 8, 5, 3, 2। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइस ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है MUM के। यहाँ पे क्या दिक्कत थी, यहाँ MUM ज्यादा था प्राइस ऑफ एक्स से, और यहाँ पर वो कभी जाएगा नहीं क्योंकि प्राइस ज्यादा है और सेटिस्फेक्शन कम है। ठीक है, सारी बातें हो रखी है हमारी ऑलरेडी। इसके बाद अगर आप बात करें डायग्राम की, तो देखिए MU जो है वो क्या करता है, फॉल, और ये नेगेटिव भी हो जाता है, और प्राइस क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। ये सुनो, तो ये जो है आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, और ये सारा एरिया जो है हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है जिसमें मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आपने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी हुई है तो इससे आप फर्स्ट टाइम लर्निंग की उम्मीद ना करिए, और मेरा पैकेज कम्प्लीटली अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, कुछ चीज़ें रह गई हैं आपकी, तो आप उसे बाय करके पहले प्रिपेयर करिए, तभी आपके लिए रिविजनरी वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ में, तो हमारा इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, इसको मैं आगे ले लेता हूँ। टू कमोडिटीज़, ऑर्डिनल एनालिसिस। ठीक है,
तो इसमें हम बात करते हैं कि MU ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X टू प्राइस ऑफ X, MU ऑफ Y बाय प्राइस ऑफ Y, इसका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, MUX अगर PX अगर ये सिचुएशन है तो इसका क्या मतलब है। देखिए पहली बात मैंने आपको बताया था MU ऑफ X बाय प्राइस ऑफ X का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी फ्रॉम ₹1 स्पेंड ऑन गुड X, यही बताया था। ये ज्यादा है किससे, यूटिलिटी फ्रॉम ₹1 स्पेंड ऑन गुड Y, ये सुनो। अब ₹1 खर्च करके अगर गुड X से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो कस्टमर इसकी कंजम्पशन को बढ़ाएगा। कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X, गुड X की कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन है वो उसको इंक्रीज करेगा। अब अगर वो गुड X की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो होगा क्या, MU ऑफ X विल फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X विल फॉल। और जब ये फॉल करेगी तो अब देखो MUX अगर ये फॉल करना शुरू करेगा और प्राइस ऑफ X जो है ये तो हमारा सेम रहेगा, ये सुनो, और ये क्या कर रहा है, फॉल, तो ऑब्वियसली रेशियो भी क्या करता है, हमारा फॉल करेगा। देयरफॉर MU ऑफ X बाय प्राइस ऑफ X विल ऑल्सो फॉल, ये सुनो। और कब तक चलता है ये, टिल दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ जाते, ये सुनो। तो ये 2 कमोडिटीज के केस में हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो होता है। सेम वे सेकंड सिचुएशन हो सकती है, MU ऑफ Y बाय प्राइस ऑफ Y, ये बड़ा है MU ऑफ X बाय प्राइस ऑफ X से, तो इसी का वाइस वर्सा आप उसमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्डिनल एनालिसिस। चलिए एक चीज बस यहाँ पे और नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो इन केस ऑफ वन कमोडिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके लिए कौन सी लॉ होती है हमारी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, याद है, ये लॉ जरूर मेंशन करनी है हमें। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर किसी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाता चला जाएगा तो हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्डिनल एनालिसिस की। क्या था, हाँ, इसके अंदर जो यूटिलिटी है उसको मेजर नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता है, रैंक दी जाती है। अब देखिए ऑर्डिनल एनालिसिस को समझने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व, और सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हमें यहाँ समझना पड़ेगा, दैट इज द बजट लाइन। अब इंडिफरेंस कर्व की कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला कौन सी होती है बताओ, वेरी गुड। जो इंडिफरेंस कर्व होता है हमारा बेटा वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे रीजन क्या होता है कि अगर एक गुड की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं और दूसरे की कम नहीं करेंगे तो इनडिफरेंट नहीं रहेगा, इट विल लीड टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब मोर गुड्स मींस मोर यूटिलिटी। उम्मीद करता हूं आपको याद आ रहा होगा क्या मतलब होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। मोर गुड्स मींस मोर यूटिलिटी, यस और नो। ये चीजें छोटी छोटी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, अब कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ये एग्जैक्टली क्या है, क्यों होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन, बिकॉज ऑफ
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, तो कस्टमर विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस कंपैरेटिवली लेस यूनिट्स ऑफ गुड Y to obtain an additional unit of good X. Since consumer is getting less satisfaction from गुड Y की कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना चाहेगा, ठीक है। गुड X, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, गुड Y 1 2 3 4, ठीक है, 10 से पहले के लिए उसने 4 सेक्रीफाइस किया, फिर उसने 3 ही किया, फिर 1। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यस, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ Y सेक्रीफाइस किया टू गेट 1 ऑफ X, फिर 3 ऑफ Y सेक्रीफाइस किया टू गेट 1 ऑफ X, फिर 2 ऑफ Y सेक्रीफाइस किया टू गेट 1 ऑफ X, ठीक है। MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है ये? हाउ मेनी यूनिट्स of good Y consumer is willing to sacrifice to obtain an additional unit of good X, ठीक है। इसको हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ IC, ठीक है। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नोट्स जो मैं बना रहा हूँ ये आप भी बनाते रहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। IC की शेप किस तरीके की होती है? इस तरीके से, ठीक है। ये आपका इंडिफरेंस कर्व गुड X और यहाँ पे आपका गुड Y, ठीक है। यहाँ Y एक्सिस और यहाँ पे X एक्सिस, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसमें, हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन। अब जब आप बात करते हैं कि हायर IC हायर सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या होता है? दिस IC1 IC2, तो IC2 से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो IC1 के मुकाबले ज्यादा होगी, ठीक है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आपको याद दिलाऊं मैं थोड़ा सा, इस तरीके से याद आ रहा है कि गुड Y जो है दोनों में सेम है, क्वांटिटी ऑफ गुड Y इज सेम ऑन बोथ IC, but the quantity of good X is more in case of IC2, and more goods means more utility। याद आ रहा है? इस तरीके से आप इसे प्रूव भी करते हैं, और इसमें एक सेकंड केस में भी आप प्रूव करते हैं, आपको मैं याद दिला देता हूं। उसमें आप क्या करते थे? हाँ, उसमें आप X की यूनिट को कांस्टेंट रख लेते हैं, IC1 IC2, यहाँ आपने X को कॉमन रख दिया, तो ये Y एक जगह Y1 एक जगह Y2, ये X1 गुड X और ये गुड Y, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है 2 IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे करते हैं याद करो। थोड़े डायग्राम टैबलेट पे एक बार में अच्छे नहीं बनते, बट बस रिवीजन है तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। मेन लेक्चर्स आपने उम्मीद करता हूँ देखे होंगे सारे मेरे, IC1 और IC2, ठीक है। तो ये पॉइंट A कॉमन हो गया, फिर हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, याद आ रहा है, पॉइंट B पॉइंट C, तो हम बोलते हैं कि ऑन IC1, फटाफट याद दिला रहा हूं, जितनी सेटिस्फेक्शन है फ्रॉम A उतनी सेटिस्फेक्शन होगी फ्रॉम C। A और C की सेटिस्फेक्शन बराबर है, फिर IC2 पे हम बोलते हैं कि A और B की सेटिस्फेक्शन बराबर है, ठीक है। बट C और B की जो सेटिस्फेक्शन है वो बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि C इज ऑफरिंग मोर गुड्स। याद आ रहा है आपको सब? तो ये हमने इसके अंदर
डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज जो हमने की थी। अच्छा, एक और चीज, क्वेश्चन कई बार आता है वाई IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आपको ये लिख के आना है, ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और अगर क्वेश्चन आता है वाई इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, तो आपको ये लिख के आना है व्हाट इज द स्लोप ऑफ IC, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा क्या है, इंडिफरेंस कर्व। अब फिर बात करते हैं हम बजट लाइन के ऊपर। ठीक है, बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन बेसिकली combination of two goods expenditure on which is exactly equal to the income of consumer। मतलब गुड X और गुड Y है, उस पे जो खर्चा हो रहा है वो एग्जैक्टली अगर कस्टमर की इनकम के इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बजट लाइन। अब एक वर्ड हमारे पास होता है बेटा बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? combination of two goods expenditure on which can be afford by the consumer। देखिए afford और exactly equal to में क्या डिफरेंस है? देखिए बजट लाइन की जब आप बात करेंगे इट इज प्राइस ऑफ x into क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y into में क्वांटिटी ऑफ y। ये जो है exactly इनकम के इक्वल होता है, जिसको हम y से इंडिकेट करते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम इक्वेशन ऑफ बजट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बजट सेट में बात करेंगे तो यही इक्वेशन हो जाती है प्राइस ऑफ x क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इनटू क्वांटिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, क्या है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स द एक्सपेंडिचर ऑन विच कैन बी अफोर्ड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है उसे अफोर्ड कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बजट सेट। ठीक है, तो बजट लाइन और बजट सेट की इक्वेशन भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट एक वर्ड होता है बजट कॉन्स्ट्रेंट, आपने सुना होगा। बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ x इंटू क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वांटिटी ऑफ y इज लेस देन इनकम। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्सपेंडिचर ऑन विच इज लेस देन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज बजट कॉन्स्टेंट। तीनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए जो बजट लाइन होती है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। और ये जो है लगातार कांस्टेंट रहती है, अनलाइक MRS जो कि लगातार फॉल करता है, MRE जो है वो क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, गुड X जो है वो 10 रुपए का है, ठीक है, और गुड Y जो है से आपका 5 रुपए का है, ठीक है, और कस्टमर की जो इनकम है वो 50 रुपए है। तो गुड X और गुड Y दो चीजें हमारे पास हैं, गुड X है और गुड Y। अगर मैंने इसकी 1 यूनिट ले ली तो मैं इसकी कितनी ले पाऊंगा? 8 यूनिट, क्योंकि आप देखो ना 1 into 10 और प्लस 8 into 5, 50 हो गया, इनकम के इक्वल हो गया। अगर इसकी 2 लेता हूं तो इसकी 6, इसकी 3 यूनिट लेता हूं, इसकी 4, इसकी 4 यूनिट लेता हूं, इसकी 2, 5, 0 नहीं लेना क्योंकि 2 गुड्स होने जरूरी है। तो अगर आप MRE निकालते हैं तो देखिए हर बार मैं 2 यूनिट्स Y की सेक्रीफाइस कर रहा हूं टू टेक 1 यूनिट ऑफ X। ठीक है, MRE का फॉर्मूला क्या होता है? MRE का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ गुड sacrificed divided by quantity of good obtained। लेकिन यही चीज जब आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी हुआ है, प्राइस ऑफ गुड obtained डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड सेक्रीफाइस। तो याद रखना है आपको एग्जाम में क्या गिवन है, इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस पूरे होते हैं और सफिशिएंट न्यूमेरिकल मैंने इस पे आपको बता रखे हैं, अपनी बुक में भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं वहां से। तो ये हमारा होता है क्या? MRE।
बजट लाइन जो है वो कैसे बनती है हमारी, बजट लाइन कैसे हम डिसाइड करते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यस और नो। यहाँ अपना गुड x, यहाँ अपना गुड y, ठीक है। और ये जो एरिया है इसको हम पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, बजट लाइन है आपकी, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कैसे निकलता है बजट लाइन का, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कैसे निकलता है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमारा बजट लाइन के ऊपर एक छोटा सा बड़ा स्मॉल डिस्कशन। इसके बाद हमारे पास आता है एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एमआरएस एंड एमआरई, डिफरेंस बिटवीन एमआरएस एंड एमआरई। तो इसको तैयार करके जाइएगा, या आज तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। ये क्या होता है मोटा मोटा अगर मैं आपको याद दिलाऊं, वैसे तो मैंने बुक में बड़ा डिटेल में दे रखा है, व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है, यही होता है। जबकि एमआरई क्या होता है, व्हाट द मार्केट रिक्वायर्स टू सेक्रीफाइस, मार्केट के हिसाब से आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, याद आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो इट्स अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जबकि इट्स अ स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये जो है आपका कॉन्टिन्यूसली फॉल करता है, जबकि ये जो है आपका कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है एमआरएस और एमआरई के बीच में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास कुछ केसेस होते हैं शिफ्ट ऑफ बजट लाइन के, वो क्या है, देखिए इसमें केस 1 आता है चेंज इन इनकम। अब देखिए या तो इनकम इंक्रीज हो सकती है या इनकम क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, यस और नो। इनकम इंक्रीजेस एंड इनकम डिक्रीजेस। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो हम दोनों ही गुड्स को ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, यस और नो। तो उस केस के अंदर क्योंकि हम दोनों ही गुड्स को ज़्यादा परचेज कर पाएंगे तो जो हमारी बजट लाइन है वो बेसिकली राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड। क्यों, क्योंकि हम दोनों ही गुड्स ज़्यादा खरीद सकते हैं, यस और नो। और इन केस हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है, कस्टमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो उस केस के अंदर जो बजट लाइन है वो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही गुड्स जो हैं वो कम खरीदे जा सकेंगे, दोनों की ही क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना, पक्का, श्योर, नाराज तो नहीं हो। चलो इसके बाद केस 2 की अगर हम बात करते हैं, केस 2 क्या है कि अगर प्राइस ऑफ एक्सचेंज होता है, देखिए प्राइस ऑफ एक्सचेंजेस की जब हम बात करते हैं तो ये दो चीजें हो सकती हैं, एक्स का प्राइस या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाता है तो आप उसकी क्वांटिटी जो है वो कम खरीद पाएंगे या ज़्यादा खरीद पाएंगे, सर कम खरीद पाएंगे, तो वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस साइड से जो है वो इस लेफ्ट पे मूवमेंट लेगा, लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस या लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हम इसको बोल देते हैं। समझ में आया। देखिए रफ डायग्राम बना रहा हूँ जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसलिए थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, मेन वीडियोस में आप देखेंगे प्रॉपर बने हुए हैं। और अगर प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा बताओ, जी हाँ, हम दोनों की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो जो ये हमारा कर्व है ये राइटवर्ड हो जाएगा। तो लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस था, यहाँ क्या होगा, सही बात, राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए सेम वे आपका केस 3 बन जाता है प्राइस ऑफ वाई चेंजेस। फटाफट लिख देता हूँ मैं उसे, अब एक्स आपको केस ये 2 याद आ गया तो प्राइस ऑफ वाई चेंजेस के अंदर क्या होता है बताओ, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, एक ही में बना दें डायग्राम। अगर y के प्राइस इंक्रीज हो गए तो आप y कम खरीद पाएंगे, x अपनी जगह रहेगा, बट y के केस में वो
डाउनवर्ड आ जाएगा। इसके प्राइस डिक्रीज हो गए तो ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, फिर अगर मल्टीपल फैक्टर में चेंज आता है तो उस हिसाब से जो भी चेंज आ रहा है हम करेंगे। ये अभी जितना पड़ा सब में एक फैक्टर में चेंज था, या तो प्राइस में था एक्स के, या प्राइस ऑफ वाई में था, या इनकम में था। चेंज इन मल्टीपल फैक्टर जैसे प्राइस ऑफ एक्स भी बढ़ा और प्राइस ऑफ वाई भी बढ़ा और इनकम भी बढ़ी। ठीक है, सब कुछ बढ़ गया, तो बजट लाइन पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना इनकम बढ़ी उतना प्राइसेस भी बढ़ गए। ठीक है, सेम परसेंटेज से बढ़े हैं, ये हम इसमें मान के चलते हैं। सेम वे अगर एक्स के प्राइस कम हुए, वाई के प्राइस कम हुए और इनकम भी कम हो गई, ठीक है, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। याद आ रहा है आपको? इसमें एक और केस होता है, अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गए और प्राइस ऑफ वाई कम हो गए। अगर वाई के प्राइस कम हो गए तो वाई ज़्यादा, और एक्स के प्राइस बढ़ गए तो एक्स क्या हो जाएगा? कम। तो इस तरीके से हमारा आता है, ये सुनो। और सेम वे प्राइस ऑफ एक्स कम हो गए और प्राइस ऑफ वाई बढ़ गए। ठीक है, तो उस केस में कुछ इस तरीके का वो हमारा बनता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स में चेंज होते हैं तो इस तरीके से। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है इसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी। वो टेंजेंट है किस पे? आईसी पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एमआरएस इक्वल टू एमआर। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। और सेकंड, एमआरएस जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करना चाहिए? फॉल करना चाहिए। ठीक है, अब वहाँ क्यों नहीं होता जहाँ एमआरएस पड़ा है एमआरई से? तो एमआरएस क्या होता है? व्हाट द कस्टमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस। कस्टमर क्या विलिंग है सेक्रीफाइस के लिए। ठीक है, एमआरई क्या होता है? What the market requires to sacrifice। मार्केट को कितना ज़रूरत है, मतलब मार्केट कितना सेक्रीफाइस करवाना चाहती है। अब कस्टमर मार्केट रेट से ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तो क्या होगा? विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, जिसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि देखो, ही इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर मीन्स वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है। प्रेफरेंस दे रहा है तो वो उसकी कंजम्पशन को बढ़ाएगा। जब वो बढ़ाएगा उसकी कंजम्पशन को, तो एमआरएस क्या होगा? फॉल करेगा। और कब तक? जब तक ये इक्वल नहीं आ जाता। ठीक है, सेम वे वाइस वर्सा आप वहां पे लिखेंगे। अगर एमआरई बड़ा है एमआरएस से, वो आप अपने आप लिख लीजिएगा। लेकिन ये हमेशा इक्विलिब्रियम का अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये जरूर लिख के आना है। जैसे अभी आपने पहले भी पढ़ा मेरे साथ, प्राइस ऑफ एक्स एम यू के इक्वल है, या एम यू एफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई। अगर वो नॉट इक्वल टू है तो दोनों की सिचुएशन में कैसे इक्विलिब्रियम आता है वो हमें जरूर एक्सप्लेन करके आना है, अदरवाइज हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे। डायग्राम की अगर हम बात करें, ये देखिए बजट लाइन। अब आप इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, IC1, IC2, IC3। ठीक है, तो IC1 और IC2 में से कस्टमर विल सिलेक्ट IC2। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन। सेम वे अगर हम बात करें IC2 और IC3 में, फिर IC3 लेना चाहिए था, बट क्योंकि IC3 उसकी बजट लाइन से ही बाहर है, वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए वो IC3 नहीं लेगा। समझ में आया? तो ये है आपका इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये आपका इक्विलिब्रियम आएगा जहाँ पे y की ये क्वांटिटी है और x की ये क्वांटिटी है। क्लियर है आपको? श्योर। तो ये हमने पूरा इक्विलिब्रियम वाला अपना पार्ट जो है वो कंप्लीट किया। अब इसके डिमांड वाले पार्ट के ऊपर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं डिमांड की। यूनिट 2 का जो बैलेंस ऑफ द पार्ट है, सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कस्टमर हैविंग परचेजिंग पावर इज रेडी टू बाय एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन तो सबको याद होगी अच्छे से। देखिए, एक तो इसमें हमें सबसे पहला वर्ड याद रखना होता है क्वांटिटी होती है, ना कि वैल्यू।
इसकी कमोडिटी की, ठीक है। कस्टमर है ना कि कंज्यूमर, जिस पे परचेजिंग पावर होनी चाहिए, जो कि खरीदने के लिए तैयार है उसके डिफरेंट प्राइजेस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारी डिमांड की डेफिनेशन है। इसके बाद हमारा क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड नहीं लिखना है क्वांटिटी डिमांड, ये बात ध्यान रखना है। क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कमोडिटी के प्राइस अगर कम होंगे तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है वो आपका बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जो अदर फैक्टर्स हैं हमारे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन प्राइस ऑफ, अरे भाई स्पेलिंग गलत लिख दी, हाँ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब इसके अगर हम डायग्राम की बात करें तो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। जितने भी नॉन मॉनिटरी हैं वो एक्स एक्सिस पे, मॉनिटरी जो है वो कहाँ आएंगे, वाई एक्सिस पे। दिस इज योर डिमांड कर्व, ठीक है। शेड्यूल आ गया एग्जाम में बनाने के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपकी जो है वो कम हो जाएगी, 100, 80, 60, ठीक है। तो इसको सर्कल कर दो, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो इस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर हमारे पास ब्रॉडली दो फैक्टर्स होते हैं, वन इज द प्राइस, सेकंड इज द अदर फैक्टर्स। यस और नो। प्राइस की अगर हम बात करें तो जब भी डिमांड प्राइस की वजह से इफेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। जब आप प्राइस की बात करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, और अदर फैक्टर जिसकी जब चेंज इन डिमांड जिसको हम बोलते हैं तो वहाँ एज्यूम करते हैं प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे हमारी एजम्पशन क्या है, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, और यहाँ हमारी एजम्पशन क्या है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके आगे इंटरनली हमारे दो पार्ट्स होते हैं, वन इज एक्सपेंशन इन डिमांड, सेकेंड इज, देखिए एग्जैक्ट नाम तो होता है एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांड, बट एक्सपेंशन इन डिमांड भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ेगी। इसमें याद रखना, ये जरूर लिखना है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यस और नो, ये मेन बात होती है हमारी। जबकि अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की तो प्राइस कम होगा, बढ़ेगा, तो क्वांटिटी डिमांड जो है हमारी कम हो जाएगी, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यही सब है, ये जरूर लिखना है आपको, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक सबसे ज़्यादा। फिर इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, जब डिमांड आपकी बढ़ती है, किस वजह से बढ़ रही है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, फेवरेबल चेंज हुआ अदर फैक्टर्स में इस वजह से। और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है कि अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और इसमें हमारी दोनों में एक स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या रहेगी, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो हम देखेंगे चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, इसलिए हम इसे शिफ्ट इन डिमांड भी कहते हैं। अभी नोट्स में आप साथ साथ लिख लीजिए। और यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट होता है, इस वजह से हम इसका दूसरा नाम रखते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या नाम रखते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। समझ में आया। चलिए इसके बाद डायग्राम की अगर हम बात करें इसके, तो देखिए आपने नॉर्मल लिया y x क्वांटिटी प्राइस, दिस इज योर डिमांड कर्व, क्वांटिटी प्राइस, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। तो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ए से बी आप देख रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। और
अगर प्राइस बढ़ गया, P से P2 हो गया, तो आप देखिए क्वांटिटी जो है हमारी बेटा कम हो गई। ये जो C पॉइंट आया ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम A to C। जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद हम शिफ्ट की अगर बात करते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से जो होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये देखिए डिमांड कर्व। अब हम क्या करेंगे, डिमांड कर्व हमने बना लिया, तो देखिए अब इंक्रीज इन डिमांड है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी Q से Q1। तो इसके पैरेलल हम एक नया डिमांड कर्व बना देंगे विच इज कॉल्ड D1। दिख रहा है आपको? तो D से जो D1 बनाया आपने, दिस इज व्हाट राइटवर्ड शिफ्ट फ्रॉम D टू D1। आपको दिख रहा है जो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, या ऐसे ही एक्सपेंशन की वजह से। सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। बच्चे एक्सपेंशन को अपवर्ड लिखाते हैं, सबसे ज़्यादा गलती भी करते हैं एग्जाम में। और अगर मैं बात करूँ डिक्रीज इन डिमांड की, क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, उसमें डिक्रीज हो जाएगी Q2। ठीक है, और हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट फ्रॉम D टू D2। ये हो गया आपका क्या, डिक्रीज इन डिमांड। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ जो है समझ में आया। ठीक है, ये अदर फैक्टर्स की वजह से, तो क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है तो इसलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा था, शिफ्ट इन डिमांड। इसके बाद बेसिकली अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए अदर फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, सबसे फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए जब इनकम ऑफ कंज्यूमर की आप बात करते हैं तो ब्रॉडली इसके अंदर हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वन इज द नॉर्मल गुड्स एंड सेकंड इज द इंफीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या होता है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। ठीक है, तो अगर आप इसका डायग्राम भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। y x, यहाँ पे इनकम, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे आपका इनकम, और इस तरीके से इसे आप दिखा सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप नॉर्मल गुड्स में। इंफीरियर में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और हर अदर फैक्टर में एक नॉर्मल एजम्पशन रहती है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें नेगेटिव इफेक्ट होता है, इन्वर्स इफेक्ट होता है। तो इसका डायग्राम इस तरीके से आपका आएगा, जिसमें यहाँ आपके पास इनकम है और यहाँ आपके पास क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल और इंफीरियर का केस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको हम आगे दो कैटेगरी में बांटते हैं। वन इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, which can be used in place of each other to satisfy a particular want। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेंगे तो डिमांड फॉर द गुड्स बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके कस्टमर हमारे गुड्स को खरीदना शुरू कर देंगे। हाँ या ना? परफेक्ट एग्जांपल हम बार बार देते हैं, अगर कोक एंड पेप्सी का दें तो कोक के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो डिमांड पेप्सी की बढ़ेगी, क्योंकि कोक के कस्टमर भी पेप्सी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम होंगे तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। अब देखिए प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो कम होंगे तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखिए
इसके बाद इसमें जैसे एग्जांपल में मैं आपको देना चाहूँ तो जनरली जो देखने को मिलते हैं इंक एंड पेन, कार एंड पेट्रोल, ये आपके स्कूल लेवल के जो एग्जांपल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ कोक, पेप्सी, वैसे तो आजकल ट्रेंडिंग एग्जांपल्स हैं भाई, नोट 9 लो और उधर से S9 लो, उधर से आप एप्पल का 10 लो, उस तरह के एग्जांपल्स होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो अगर कस्टमर किसी चीज़ के लिए फेवरेबल टेस्ट डेवलप कर लेता है कि भाई हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। और अगर किसी चीज़ के लिए कस्टमर एक बार अनफेवरेबल टेस्ट डेवलप कर ले तो उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन 3 तरीके के आते हैं, जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है कि ऐसे आ जाते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड्स टू, कई बार आता है सिर्फ लिखा होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कई बार लिखा होता है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कई बार लिखा होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आपको आंसर लिखना है। जैसे अगर शिफ्ट इन लिखा हुआ है तो आप सीधे लिख सकते हैं चेंज इन इनकम, ठीक है, ऑफ कंज्यूमर, पूरा नहीं लिख रहा मैं, बट राइटवर्ड शिफ्ट है तो सिर्फ आप इंक्रीज वाला केस ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इंक्रीज इन इनकम। और यही अगर लेफ्टवर्ड का है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन इनकम, ठीक है। और सिर्फ नॉर्मल गुड्स इनकम के केस में एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो नॉर्मल गुड्स का होता है, इन्फीरियर का नहीं होता। सेम वे यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, वो लिख सकते हैं ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, लेकिन यहाँ पर उसी चीज को आपको सिर्फ राइटवर्ड शिफ्ट का केस है तो इंक्रीज वाला लिखना पड़ेगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। आप मत लिखाना, जस्ट रिवीजन है इसलिए जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ, जल्दीबाजी भी इन द सेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री में भी आप लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लेकिन यहाँ आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि डिक्रीज होगा तभी डिमांड बढ़ेगी ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यहाँ लिखेंगे फेवरेबल चेंज इन टेस्ट, और यहाँ पर अनफेवरेबल चेंज। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आ जाता है कई बार, और खामखा अदरवाइज आपके नंबर इस पे कट होंगे। चलिए बात करते हैं रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड की। सबसे पहला रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे कस्टमर किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाता चले जाता है, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी, तो कस्टमर विल बाय एन एडिशनल यूनिट ओनली व्हेन ही विल गेट इट एट ए चीपर रेट। तो इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करनी है लॉ ऑफ DMU, और उसके बाद आपको बेसिकली इसके अंदर एक लाइन लिखनी है, क्या, Therefore, customer will buy an additional unit when he will get it at a cheaper rate. Next हमारा बेसिकली होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं जिसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो कस्टमर अपनी डिमांड शिफ्ट कर देता है उसके सब्स्टिट्यूट पे, जिससे कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। इसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो इससे कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, और क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो ऑब्वियसली डिमांड भी कम होगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है इसमें, मोर यूजेस ऑफ कमोडिटी। मोर यूजेस ऑफ कमोडिटी क्या होता है कि कभी भी अगर ऐसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो कस्टमर उसको यूज़ करता है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट यूज़ में, फ्रीली यूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये था मोर यूजेस ऑफ कमोडिटी। इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इफेक्ट। तो अगर प्राइस इफेक्ट पूछा जाता है तो याद रखिए
उसको हम बोलते हैं इट्स अ सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो ये थे आपके रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। चलिए, इसके बाद कई बार हमसे पूछ लिया जाता है मार्केट डिमांड क्या होती है। तो मार्केट डिमांड इज़ बेसिकली द इंडिविजुअल डिमांड का सम। इसका कर्व थोड़ा सा जो है कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है। ये इंडिविजुअल डिमांड है, इन तीनों का अगर आप सम करेंगे तो मार्केट डिमांड आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल कि डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। इट इज़ अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मेन कीवर्ड्स हैं, हमें ध्यान रखने होते हैं, ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और वैसे अगर आप देखें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 और Q1। P1 क्या है इसमें? इनिशियल प्राइस, जो प्राइस पहले स्टार्टिंग के अंदर था उसको हम क्या बोलते हैं? P1, और इनिशियल क्वांटिटी इज़ Q1, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? इन्वर्स रिलेशनशिप। 5 तरह की इलास्टिसिटी हम परसेंटेज मेथड में निकाल सकते हैं, उसके अलावा कोई मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। टाइम बिंग होगा तो बाद में ऐड ऑन करेंगे। EP इज इक्वल्स टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। अब 1 कब होगा बताओ? जब क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का जो चेंज है दोनों इक्वल होगा। तो इसीलिए लिखा है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज़ कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक। अब खुद बताओ ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा होगा और प्राइस में चेंज कम होगा। भाई न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो देखिए when percentage change in quantity demand is more than percentage change in price, it is elastic. Vice versa केस में inelastic, that percentage change in quantity demand is less than percentage change in price. EP0 का मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब कोई भी क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और परफेक्टली इलास्टिक दैट इज EP इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कि प्राइस में चेंज नहीं है फिर भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, और ये होता किसकी वजह से? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। गुड। जो इसके कर्व हैं एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। EP0 लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1, इन्फिनिटी। इसको स्टीपर बोला जाता है। ग्रेटर देन 1 दैट इज इलास्टिक, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैटर, ठीक है। और इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है? पैरेलल टू x एक्सिस, और ये क्या है आपका? पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखने, 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा इलास्टिक तो उसका मतलब होता है डिमांड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्या वर्ड बोला मैंने? डिमांड पर ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगा कि इन इलास्टिक है, इसका मतलब डिमांड पे कम असर पड़ेगा। तो जैसे पहला पॉइंट है एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो अगर मार्केट में बहुत सब्स्टिट्यूट हैं, आपने हल्का सा भी प्राइस बढ़ाया तो आपकी डिमांड पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लोग सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा? इलास्टिक। बट अगर लेस सब्स्टिट्यूट है, आपके प्रोडक्ट के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं हैं या बहुत कम है, तो उस केस में आप प्राइस बढ़ाएंगे तो ऐसा डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ इन इलास्टिक। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, अगर पॉसिबल है पोस्टपोन करना, मतलब कमोडिटी को आज ना यूज़ करके फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर अपनी डिमांड भी पोस्टपोन कर देगा और आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक रहेगी। बट पोस्टपोन नहीं है कर सकते, लाइक इन केस ऑफ मेडिसिन, अगर डॉक्टर ने लिख दी चाहे कितनी महंगी हो लेनी पड़ेगी, तो उस केस में इन इलास्टिक है, कितनी भी महंगी हो वो ली जाएगी। लेवल ऑफ प्राइस, अगर गुड्स का प्राइस का लेवल ऑलरेडी बहुत हाई है और उसके फर्दर प्राइस बढ़ते हैं तो फिर डिमांड इलास्टिक होगी। लाइक इन केस ऑफ लग्जरी कार्स, BMW वगैरह 50 लाख 70 लाख, अब फर्दर आप इंक्रीज करोगे तो डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। बट अगर उसका प्राइस लेवल बहुत लो है, लाइक मैचस्टिक जो आती है 50 पैसे वाली, अगर वो 1 रुपये की भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका प्राइस लेवल ऑलरेडी बहुत लो है। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसिटी है तो इन इलास्टिक, कितना ही महंगा हो जाए कंज्यूम तो करना पड़ेगा, और लग्जरी है तो इलास्टिक, डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, अगर हमारे टोटल खर्चे का एक ड्रास्टिक पोर्शन किसी चीज़ पर खर्च होता है और उसके फर्दर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर कस्टमर उसका सब्सटीट्यूट ढूंढेगा किसी ना किसी तरीके से, और हम कहेंगे कि डिमांड इलास्टिक होगी उसकी। और स्मॉल शेयर खर्च करता है और उसके प्राइस बढ़ भी गए, लाइक माचिस की डिब्बी पे कितना खर्च होता होगा, बहुत छोटा सा पोर्शन, उसके प्राइस बढ़ भी रहे तो कस्टमर बॉदर नहीं करता, इसलिए इन इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके फर्दर प्राइस बढ़ गए, कस्टमर बड़ा देख के यूज़ करेगा, इसलिए इलास्टिक। और अगर कम यूज़ हैं और उसके प्राइस बढ़ गए हैं तो कस्टमर कहता है चल यार कभी कभी की चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन इलास्टिक, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको क्विक रिवीजन पूरी यूनिट 2 की यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है, जिसमें हमने पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड जो है वो पूरा का पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ साथ सारी चीज़ें देखी हैं, नोट्स बनाई हैं, फुल फ्लैश लेक्चर्स ऑलरेडी आपके पास सारे के सारे अवेलेबल हैं। थैंक यू।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल। जितना आप आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा आपका रॉ मटेरियल लगेगा। फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहते हैं, इन द सेंस आप चाहे प्रोडक्शन बढ़ाइए चाहे प्रोडक्शन कम करिए, जो आपके इनपुट्स हैं अगर वो सेम रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो वो कहलाते हैं आपका फिक्स फैक्टर। लाइक फैक्ट्री स्पेस, नंबर ऑफ मशीनरीज, इनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरी विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और ये आपका हर लेवल ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो रॉ मटेरियल, लेबर। इसका मैं एग्जांपल दूं तो मशीनरी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं जिसको मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। देखिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की जब हम बात करते हैं तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? शॉर्ट रन जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पीरियड, जब आप एक्चुअली प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम वर्किंग इन शॉर्ट रन, बट जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, आगे एक्सपेंशन कैसे करनी है, तो दैट इज़ लॉन्ग रन, जिसको हम बेसिकली प्लानिंग पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास दोनों फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी एंड फिक्स फैक्टर्स, दोनों हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जबकि लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वेरिएबल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर फाउंड। ठीक है, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है इसके बीच में। देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो ऑलरेडी बेसिकली चैप्टर एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, रिवीजन पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, लाइक टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। अब तीनों में से कुछ भी बोलिए, बात एक ही होती है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एग्जैक्टली होता क्या है? सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड। जो भी आपने वेरिएबल फैक्टर्स लगाए हुए हैं, दैट इज द लेबर। जब भी मैं वेरिएबल फैक्टर की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ लेबर से होता है। तो जो भी उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसका सम। ठीक है, सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड। सपोज लेबर आपकी होती है, एक लेबर, पहली लेबर ने 10 यूनिट बनाए, दूसरी लेबर लगाई उसने 8 बनाए। ठीक है, तीसरी लेबर लगाई उसने 12 बनाए। तो फर्स्ट का टोटल आउटपुट 10 था, दो का मिला करके आपका कितना हो गया? 10 + 8 18। ठीक है, इस तीन का मिला करके कितना हो गया? 10 + 8 + 12, दैट इज 30। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है MP, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्शन का हो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का हो, एक ही बात होती है। क्या होता है ये? बेसिकली जब भी मार्जिनल आ जाए तो हमें याद रखना है, चेंज वर्ड जरूर लगाना है। चेंज इन व्हाट? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू employment of an additional unit of variable factor। वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट लगा करके जो भी चेंज आया टोटल प्रोडक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन। दो कीवर्ड्स होते हैं, एक चेंज और एक एंड। अगर ये नहीं लगाए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। कैसे निकलता है याद करो? MP, हाँ जी, MP/n कैसे निकलता है? TP/n - TP/n-1, यस और नो। या आप इसे निकाल सकते हैं डेल्टा TP/ में चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक ही बात है, आप किसी भी तरीके से इसे निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट, एक ही बात है। ये क्या होता है? आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स बाय। सपोज आपने 10 लेबर लगा रखी है और 10 लेबर ने 80 यूनिट्स बनाई, तो 10 लेबर अगर 80 यूनिट्स बना रही है तो एक लेबर कितनी बना रही है? 8 यूनिट। वेरी गुड। तो AP का फॉर्मूला क्या होता है? TP/ में आउटपुट नहीं, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बच्चे बहुत कॉमन एरर करके आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। TP/ में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो अप्लाई होती है कहाँ पर? शॉर्ट रन में, जब कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। तो अप्लाइज इन शॉर्ट रन
और प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकता है टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। अब इस लॉ के अंदर हमारी 3 स्टेजेस अराइज होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है हमारी क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सेकंड इसके अंदर हमारी आती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और थर्ड इसके अंदर हमारा आता है क्या, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अब तीनों अगर हम स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहली स्टेज में जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट। एमपी भी इसमें हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। एपी हमारा क्या करता है, इसमें इंक्रीज करता है। एमपी बड़ा होता है किससे, एपी से, यस और नो। और ये स्टेज कब तक चलती है, जब तक एमपी इज राइजिंग। स्टेज कॉन्टिन्यूस टिल एमपी इज राइजिंग। देखिए ये सिर्फ एक रिविजनरी वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे पूरे कंप्लीट लेक्चर्स देख लिए हैं जो कि अवेलेबल हैं। उसके लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप कंप्लीट लेक्चर अगर देख लें तो उसके लिए आपके बहुत यूज़फुल है। इससे ही आपका एक अच्छा खासा पेपर जो है वो आने के पूरे चांसेस हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, टीपी इंक्रीज करता है विद द डिमिनिशिंग रेट, एमपी फॉल, एपी फॉल। इसमें आपका एपी बड़ा होता है किससे, एमपी से। और स्टेज कॉन्टिन्यूस करती है कब तक, जब तक एमपी 0 ना हो जाए। स्टेज कॉन्टिन्यूस टिल एमपी इज इक्वल्स टू 0, जब तक एमपी जो है वो 0 ना हो जाए। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर में टीपी जो है वो आपका फॉल करना शुरू कर देता है, एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है, एपी जो है वो आपका पॉजिटिव रहता है। ये इसके अंदर मेन बातें होती हैं। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक रीजंस की कि किसके पीछे क्या रीज़न होता है, तो फर्स्ट स्टेज फेज के पीछे 2 रीजंस होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला रीज़न होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, और सेकंड रीज़न इसमें होता है हमारा स्पेशलाइजेशन। सेकंड फेज के पीछे अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारा क्या रीज़न होता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स। और अगर मैं थर्ड फेज की बात करूं तो इसमें हमारा रीजन होता है ब्रेक डाउन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर। ठीक है, तो ये 3 रीजंस इसके पीछे होते हैं। अगर हम इसकी टेबल देखें तो टेबल बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, फिर लिखना है एमपी, फिर टीपी, और फिर आपको लिखना है एपी। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर में 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक मन करे 7 तक मिनिमम लेना है। एमपी पहले आप राइज करिए 2 4 6, फिर फॉल करिए 4 2 0, ठीक है, और फिर माइनस कर दीजिए। एमपी को ऐड करते हैं तो टीपी आ जाता है 2 6 12 16 18 10 16। अब एपी आपको निकालना है तो दिस डिवाइड बाय दिस 2 3 4 4 3.6 3 एंड 2.4। अब देखिए जब तक एमपी राइज कर रहा है ये आपकी चल रही है क्या, फेज 1। ये क्या चल रहा है, जब तक 0 नहीं हो जाता ये क्या चल रहा है आपका, फेज 2। और ये क्या चल रहा है आपका, फेज 3। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि टीपी आपका राइज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। अब देखिए पहले 2 बड़ा 4 बड़ा 6। एमपी अब देखिए आपका राइज कर रहा है, एपी भी चेक करिए वो भी राइज कर रहा है। अब चेक करिए एमपी बड़ा है किससे, एपी से। और कब तक स्टेज चल रही है, जब तक एमपी राइज कर रहा है। क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ऐसी टेबल दे देगा, पूछेगा फेज 1 कहाँ तक है, फेज 2, लाइक दैट। ठीक है, इसमें देखिए टीपी इंक्रीज कर रहा है विद द डिमिनिशिंग रेट, एमपी देखिए फॉल कर रहा होगा, एपी देखिए फॉल कर रहा है। और आप देखिए इसमें एपी जो है वो आपका बड़ा है किससे, एमपी से। फेज 3 में देखिए टीपी क्या कर रहा है, फॉल, एमपी क्या हो चुका, नेगेटिव, और एपी जो है वो स्टिल अभी हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसका डायग्राम देखते हैं जो कि एग्जाम में आता है बनाने के लिए, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आएगा, वाई एक्सिस पे आप लिखेंगे टीपी एमपी। ठीक है, अब देखिए जो इसका डायग्राम है आप या तो 0 से ही स्टार्ट करिए, अगर नहीं शुरू करना हो रीजन से तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका डायग्राम आया, टीपी ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट हो गया बट घुमावदार रहता है, मेरे पास थोड़ा इसकी दिक्कत है, टैबलेट पे इतने अच्छे नहीं बनते। टीपी हो गया। अब इस पे आप टेंजेंट जरूर बनाएंगे। सबसे पहले ये बच्चे गलती करते, टेंजेंट नहीं बनाते, वहां से एक स्ट्रेट लाइन आपको लेके आनी है। ठीक है, अरे भाई आजा,
हाँ, अब यहाँ से जहाँ से आपने शुरू किया वहीं से आपको एमपी बनाना है। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं आपका ये एमपी बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा गलत हो गया, ये आपका एमपी। अब देखिए यहाँ पर जब तक ये राइज कर रहा है यहाँ पर आप एक लाइन डालिए सीधी, ठीक है। तो ये आपकी फेज 1, ये फेज 2 और ये फेज 3, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से कर्व अपनी स्पीड चेंज करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपका क्या है? सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। ये आपको जरूर बना के आना है इस तरीके से। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सैचुरेशन पॉइंट क्या है, तो जहाँ टीपी मैक्सिमम है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है इन केस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऐसे क्वेश्चन है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि वेयर अप टू द टीपी कन्वर्ट्स इट्स स्पीड फ्रॉम इंक्रीजिंग रेट टू डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में ऑपरेट करना चाहता है? प्रोड्यूसर की प्रेफरेंस होती है कि वो हमेशा सेकेंड स्टेज में ऑपरेट करे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका जो टीपी है वो क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। कई बार रीजंस आपसे पूछ ले जाते हैं, तो रीजंस आपके सामने मैंने पहले ही बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है एक हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी का। तो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। एक सिंपल से डायग्राम से आप इसे सारा का सारा समझ सकते हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, याद रखिए यहाँ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिखने होते हैं। बहुत बार बच्चे जो हैं वो जल्दीबाजी में आउटपुट लिख देते हैं। मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि हर चैप्टर में कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं, वो भी मैंने एक सीरीज़ पूरी की पूरी बना रखी है। बहुत यूज़फुल सीरीज़ है वो, उम्मीद करता हूँ कि वो सीरीज़ आपने देख ली होगी, लेकिन वो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर आपका एपी एंड एमपी। अब सबसे पहले हमारा एमपी इस तरीके से होता है, यस और नो। अब आप बनाएंगे एपी। एपी बनाते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वो क्या? ये देखिए, जब एपी इसको यहाँ कट करता है तो उसके बाद फॉल करना चाहिए। बच्चे करते क्या एग्जाम के अंदर? सबसे बड़ी गलती, यहाँ एमपी बनाया और एपी इस तरीके से बना देते हैं, ये गलत है। इसके बाद राइज नहीं करेगा, इसके बाद फॉल ही करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप क्या है? देखिए, जब दोनों राइज कर रहे हैं एमपी और एपी, एमपी राइजेस विद अ फास्टर रेट। जब दोनों गिरे हुए हैं, मतलब एमपी भी गिर रहा है एपी भी, तो ज़्यादा गिरा हुआ कौन है? एमपी। एमपी जो है वो कट कर रहा है एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे। तो तीन बातें सबसे पहले लिख लेते हैं। द फर्स्ट इज व्हेन बोथ राइजेस एमपी राइजेस विद अ फास्टर रेट। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है व्हेन बोथ फॉल्स, एमपी एंड एपी दोनों फॉल कर देते हो, एमपी फॉल्स विद फास्टर रेट। इसके बाद थर्ड पॉइंट, एमपी कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब एमपी फॉल करता है और एपी राइज करता है, ठीक है। तो मेन जो है वो ये 3-4 पॉइंट्स आपके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप बुक में से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम स्विच ओवर करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द कॉस्ट। चलिए बात करते हैं कॉस्ट की, जो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। देखिए कॉस्ट होता क्या है इकोनॉमिक्स में, अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो बेसिकली कॉस्ट इज अ सम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड मिनिमम प्रॉफिट्स। नाउ ये तीनों टर्म्स होते क्या हैं? आपने ये तो बता दिया सर, इन तीनों का सम है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसके लिए फर्म आउटसाइडर को पेमेंट करती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो ओनर खुद मेहनत कर रहा है, जैसे एज ए ओनर मैं आपको टीच भी कर रहा हूँ, तो अगर इसकी जगह कोई और टीचर आता तो पेमेंट करनी पड़ती। तो बेसिकली जो इनपुट्स ओनर ने प्रोवाइड किए होते हैं, वेदर एज ए लेबर, एज ए कैपिटल या कुछ भी इनपुट जो ओनर ने प्रोवाइड किया, उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय ओनर। मिनिमम प्रॉफिट्स क्या होते हैं? वो प्रॉफिट्स जो एक प्रोड्यूसर को जरूर मिलने चाहिए ताकि वो गिवन गुड्स की प्रोडक्शन करता रहे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर है जो कि ये पेन बना रहा है। अब अगर उसको इतने प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे कि उसका गुजारा भत्ता चल सके, उसका घर का गुजारा चल सके उसकी मैन्युफैक्चरिंग से, तो वो क्या करेगा? उसकी प्रोडक्शन बंद कर देगा और किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मिनिमम प्रॉफिट वही होते हैं, एक मिनिमम अमाउंट जो एक प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए ताकि वो गिवन गुड्स की प्रोडक्शन कंटिन्यू रखे।
ठीक है जी। इसके बाद देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है इसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो इस वजह से हम इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, या हम इसको कई बार नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, या इसको कई बार हम नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है। और मिनिमम प्रॉफिट्स का दूसरा नाम होता है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक कॉस्ट, तो आपको घबराना नहीं है, आपको उस केस में सिर्फ ये टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट और कॉस्ट दोनों एक ही चीजें हैं, सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंट है। कॉस्ट एक जनरल वर्ड हो गया, इकोनॉमिक कॉस्ट एक इकोनॉमिक स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, कॉस्ट की। इसके बाद हमारे पास दो तरीके की कॉस्ट आती हैं, वन इज द वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकंड इज द फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर के साथ वेरी करती है, मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल ऑफ कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही है। और ऐसी जितनी भी कॉस्ट है जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट, रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउट, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल आप देखें तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, ये सारे जो एग्जांपल हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, ये किसके हैं, वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर आप फिक्स कॉस्ट का दें तो ये बेसिकली जो आपका रेंट जाता है, ठीक है, ये एसोसिएट होती है विद फिक्स फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स की जो कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, ठीक है, जबकि ये हमारी एसोसिएटेड है किससे, विद वेरिएबल फैक्टर्स। तो बहुत सिंपल चीज़ें सारी आपने पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, कुछ भी वो नहीं है, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी वीडियो ये आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। चलिए बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या होता है, सम ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउट। देखिए इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या, एक तो जो वर्ड सम है वो आपको बड़ा स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है, और दूसरा जो वर्ड है पर्टिकुलर, ये सम और ये पर्टिकुलर, अगर ये दो वर्ड्स नहीं है तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट जो है इट इज़ अ सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में टीवीसी एंड टीएफसी लिखते हैं। लेकिन कभी भी जब आप लिख रहे हैं तो वी और सी को छोटा ना लिखें, कैपिटल में ही लिखें, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ऐसी कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है, इसके कोई आपको स्पेसिफिक नंबर वो नहीं कट करने वाले, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनकी डेफिनेशंस होती क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, तो कुछ नहीं करना, आपको सेम डेफिनेशन लिख देनी है नीचे। बस यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, और यहाँ आ जाएगा सम ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। आप देख सकते हैं, देखिए सम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस पूरा डेफिनेशन सेम है और सम ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस से ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। अब हम बात करेंगे, सारा का सारा डिस्कशन अपना रहेगा नेचर ऑफ टीवीसी के ऊपर कि टीवीसी का नेचर क्या होता है। देखिए टीवीसी का नेचर बड़ा सिंपल है, इनिशियली जो है वो इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट, देन वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट। सो इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट एंड देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। अब अगर हम बात करें कि इसके पीछे रीजनिंग क्या है, क्या कारण है, तो देखिए कारण क्या होता है बताओ, जी हाँ एकदम सही, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब तक फेज 1 चल रही होती है तब तक टीवीसी इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट और उसके बाद वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट। रीजनिंग हम ऑलरेडी अपनी डिटेल वीडियो के अंदर देख चुके हैं, तो मैं सीधे रीजनिंग आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा, जो एग्जाम में लिखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखनी होती है, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन, वेरी गुड, एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। इसी तरीके से आपको लिख के आना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। क्या होता है, टीपी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, देयरफॉर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, और जब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, इट मीन्स टीवीसी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद क्या होता है, फेज 2। फेज 2 में क्या है,
ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स। वेरी गुड। टीपी इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट, यस और नो, जिसकी वजह से होता क्या है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज करती है। और जब आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अगर इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब आपका जो टीवीसी है वो इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। ये इसकी दो रीजनिंग जो मैंने आपको वहाँ पर बताई थी, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो बेसिकली याद रखना है टीवीसी इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीजिंग रेट से। और रीज़न क्या है, यहाँ पर फेज 1 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, और यहाँ क्या होता है आपका फेज 2 जो होती है वो उसके पीछे की मेन रीजनिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप अगर टेबल बनाएं तो देखिए 0 पे टीवीसी 0 होगा, और आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि पहले इंक्रीज करना है विद द डिक्रीजिंग रेट। तो 10, 18, 25, देखो 10 बढ़ा, 8 बढ़ा, 7 बढ़ा, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से 35, 50, 70, यहाँ बढ़ा 10, यहाँ बढ़ा 15, यहाँ 20। तो जब तक ये देखो ये क्या चल रही है, फेज 1, जब तक वो इंक्रीज कर रहा है विद द डिक्रीजिंग रेट, आप ये भी कह सकते हो कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फेज 1 चल रही है। और ये क्या चल रही है आपकी फेज 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो टीवीसी है वो इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है इसमें। और अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में भी याद रखना, क्योंकि पहले ये इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट, तो इसकी जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई होगी इस तरीके से। हाँ, याद आ रहा है आपको, ये हमारा क्या होगा, टीवीसी, ठीक है। और इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट फेज कहाँ तक चल रही है, तो उसका भी एक तरीका होता है कि आप यहाँ से ना एक टेंजेंट डालो इसके ऊपर, तो अगर डायग्राम में दिखाना हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए। तो यहाँ टेंजेंट है, तो यहाँ तक हम कहते हैं कि फेज 1 है और ये फेज 2 है, अगर आपको जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है कि हर लेवल ऑफ आउटपुट पर कांस्टेंट रहती है, तो इट रिमेन्स, इसका नेचर क्या है, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउट। इसका जो हमारा कर्व होता है वो कैसा आता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनफैक्ट अगर हमारा आउटपुट 0 भी होगा तो भी हमारी ये जो कॉस्ट है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आउटपुट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप TFC लिखें तो आउटपुट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हर लेवल पे आपका जो TFC है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जो 0 पे है वही 5 पे, वही 6 पे, हर जगह आपका वो सेम रहेगा। तो आपने TVC देख लिया और TFC देख लिया। अब इसके बेसिस पे हम बनाएंगे TC। देखिए TC क्या होता है, इट इज़ अ सम ऑफ TVC एंड TFC, ये इसका सम होता है। तो अब ध्यान से देखिए ज़रा, सपोज एक डायग्राम हमने लिया, डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। कई बार TC पूछ लिया जाता है 6 मार्क्स तक। आउटपुट कॉस्ट, सबसे पहले हमको क्या बनाना होता है बेटा, TVC। ये आपने बनाया TVC, फिर आपने बनाना है टोटल फिक्स कॉस्ट। देखिए ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, अब आप बनाएंगे TFC, स्ट्रेट लाइन। याद रखिए कि ये और ये एक ही लाइन में है, तभी फायदा उस चीज का। अब देखिए जो TC है, इट्स अ सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो डायग्राम बनाना कैसे है, देखिए ये इस लेवल ऑफ आउटपुट पर अगर आप बात करें तो इतना TFC है, और ये जो है आपका क्या है, TVC, और ये क्या है आपका TFC। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, इतना पॉइंट इसमें ऐड करूं तो लगभग यहाँ पे आता है, एक पॉइंट मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे इसको और ऐड करो तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, यस और नो। देखिए 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे जो TC होता है वो किसके इक्वल होता है, TFC के। बात ध्यान रखनी है, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट TC इज इक्वल्स टू TFC। जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल होती है, TFC के। तो वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और उसके बाद इसके पैरेलल इसका कर्व डिज़ाइन आप कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मेरा सही नहीं बना क्योंकि टैबलेट पे बन रहा है, रजिस्टर पे बनाएंगे तो आपका सही बनेगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी है, डायग्राम में अगर हम बात करें तो TC इज
वर्टिकल सम ऑफ टीवीसी एंड, ये लाइनें जरूर लिख के आनी है आपको, टीवीसी एंड टीएफसी डायग्रामेटिकली जो है ये वर्टिकल सम होते हैं, ठीक है। अच्छा, टीसी कर्व जो है वो पैरेलल होता है किसके, टीवीसी कर्व, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन देम इज टीएफसी विच रिमेन्स कांस्टेंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एक एक नंबर में भी कि पैरेलल क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी कई बार पूछा जाता है, टीसी कर्व अबव होता है टीवीसी कर्व से, जी हाँ, टीसी कर्व lies above TVC curve because TC includes TFC as well, ठीक है। तो देखिए जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहे होंगे तो ये मिनिमम पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर जरूर होने चाहिए। अगर आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टीसी, और टीसी की डेफिनेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, तब ये मिनिमम पॉइंट्स होंगे तभी आपको उसके अंदर जो है मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ये नहीं कि इसके अंदर से आपने कोई पॉइंट मिस कर दे कि नहीं भैया अपनी तो ऐसी ही है। और अगर ये 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले टीवीसी को डिफाइन करिए सारा का सारा, फिर आप उसमें टीएफसी को डिफाइन करिए, और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर आइए टीसी के ऊपर, तभी आप इसमें 6 में से 6 मार्क्स ले पाएंगे, ठीक है। तो उन दोनों को भी डिफाइन करना है बाय डिफॉल्ट, जो आपने भी मेरे साथ सीखा है, टीवीसी और टीएफसी को, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज द एवरेज कॉस्ट, जिसको हम एसी बोलते हैं। कैसे निकलती है ये, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। देखिए एवरेज कॉस्ट जो होती है बेसिकली इट इज अ सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, टीवीसी अपॉन में, वेरी गुड, आउटपुट। और एएफसी कैसे निकलती है बताओ, वेरी गुड, टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। यही जब डेफिनेशन आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लिख रहे होंगे तो सेम डेफिनेशन रहेगी, बस कॉस्ट की जगह वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की क्या होगी, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम नेचर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ एवीसी की। देखिए एवीसी जो है पहले डिक्रीज करता है और फिर क्या करता है, इंक्रीज, और रीजन वही है जो टीवीसी में लिखे थे हमने, initially decreases thereafter increases, very good। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज सुननी और समझनी है। देखिए रीजन क्या होता है इनिशियली डिक्रीज करने का, वही एकदम आपको लिखना है कि फर्स्ट फेज के अंदर ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर टीपी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फॉल करती है। बस वहीं तक आपको लिखना, उससे आगे उसमें नहीं लिखना। तो मैं एक बार लिख दूं, देखिए ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर टीपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, दस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट दैट इज एवीसी फॉल्स। अब देखिए सेम रीजनिंग मैंने ही लिखी है जो यहाँ पे टीवीसी के लिए आपको दी थी, कुछ भी नया उसके अंदर नहीं है, यही लिखा था, बस उसमें क्या था, ये वाली लाइन एडिशनल जुड़ गई थी जो कि इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब देखिए एकदम सब कुछ सेम है, सेम वे यहाँ पर आपका, ठीक है। तो एवीसी अगर हमें टेबल आ गई बनाने को, घबराने की जरूरत नहीं है, 1 से लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, पहले आप कम करेंगे 10 8 7 और फिर आप राइज करेंगे 9 11, समझ में आ गया। अब डायग्राम y x आउटपुट कॉस्ट, ये क्या है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। पहले फॉल करता है फिर राइज, और जब तक फॉल कर रहा है यहाँ तक क्या चल रही है आपकी फेज 1 और उसके बाद क्या चल रही है आपकी फेज 2, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट होता है, यस और नो। अब देखिए एएफसी जो है वो कंटिन्यूसली फॉल करता है। अब देखिए क्यों होता है ऐसा, आउटपुट टीएफसी 1 2 3 4, सपोज टीएफसी आपका 100 है,
तो जो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है 100, यहाँ पे डिवाइड किया 50, यहाँ किया 33.33, यहाँ किया कितना आया 25। ये आप देखिए एफसी लगातार फॉल करता है, क्यों? क्योंकि टीएफसी क्या है? कांस्टेंट। तो कॉन्टिन्यूसली फॉल्स एज टीएफसी इज कांस्टेंट, क्योंकि टीएफसी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है। एएफसी कर्व जो होता है वो कैसी शेप का होता है? दैट इज बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी होती है, याद आ रहा है कुछ? देखिए मैंने एएफसी बनाया, एक तो याद रखिए जब आप इसे बना रहे हैं तो ये लगातार फॉल करना चाहिए। बच्चे जनरली ये गलती करते हैं, इसे ऐसे बना देते हैं, ये कि गलत है। सही ये है, लगातार फॉल करना चाहिए। देखिए होता है क्या, यहाँ आउटपुट है और यहाँ पर आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये मैंने सपोज लिया, तो यहाँ पर आपकी इतनी कॉस्ट है और इतना आपका आउटपुट है और इतनी आपकी कॉस्ट है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद यहाँ पे लिया, दिस इज Q2 एंड दिस इज योर C2। ठीक है। अब अगर आप देखें, दिस इज योर AFC OQ1 और यहाँ पर सॉरी दिस इज योर आउटपुट और दिस इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मैं AFC को इनटू कर दूं किससे? देखिए AFC का फॉर्मूला क्या था? TFC इनटू आउटपुट, यस और नो? तो अगर मैं AFC को इनटू कर देता हूँ आउटपुट से, इन दोनों को इनपुट इनटू कर दूं तो किसके इक्वल होगा? वो TFC के। तो अब देखिए AFC क्या है आपका? OC1। ठीक है। और ये कितना है आपका? OQ1। OC1 इंटू OQ1, AFC इंटू आउटपुट आ जाएगा और ये क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। सेम वे अगर OQ2 में देखो आप, तो आउट कॉस्ट है आपकी OC2 और आउटपुट है आपका OQ2। ये क्या है आपका? AFC और ये क्या है आपका? आउटपुट। अब AFC इंटू आउटपुट करूंगा तो क्या हो जाएगा अगेन? TFC। ये TFC1 ले लिया, ये TFC2 ले लिया। याद आ रहा है सब कुछ आपको? ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है अच्छे से। AFC हो गया, ये आउटपुट हो गया TFC2, ये आ गया आपका TFC2, ये TFC1। अब TFC जो है वो हर लेवल पे क्या रहता है? सेम रहता है। तो TFC1 जो है वो किसके इक्वल है? TFC2 के, यस और नो? और मैं आपको बता दूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी ही यही होती है। छोड़िए ये सब, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि इस पे आप जो दो रेक्टेंगल बनाएंगे दोनों का एरिया जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब इसमें जो एरिया बन रहा है OC1 और इसको मैं A और B नाम दे देता हूँ, AQ1, और जो एरिया बन रहा है आपका OC2 BQ2, दोनों एरिया जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है। इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, जो आपने देखा भी होगा बहुत बार। वाई AC कर्व इज यू शेप्ड? क्यों AC कर्व यू शेप होता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, पता नहीं कितनी बार। तो इसमें दो चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं। सबसे पहले AC इज सम ऑफ AVC एंड AFC। AC जो सम है वो है AVC और AFC का। देखिए इस चीज को मैं डायग्राम से बनाता हूं। सबसे पहले आपने बनाया AFC, ठीक है, फिर आपने बनाया AVC, ये आपने AFC और AVC बनाया। अब क्या करेंगे आप? AFC ऐड कर देंगे AVC में, इतना सा है, यहाँ आपने ऐड किया, वर्टिकल सम लेना है। फिर यहाँ पर ये क्या है? AVC AFC में ऐड करिए, आपका पॉइंट आ गया। फिर इसको यहाँ ऐड करिए, पॉइंट आ गया। अब आप इसके ऊपर इस तरीके से बना दीजिए, ये क्या बन गया आपका? AC। अब आप देखिए AC और AVC के बीच का जो डिफरेंस है लगातार कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका डिफरेंस क्या है? AFC है, यस और नो, और वो लगातार फॉल करता है। तो मेन पॉइंट्स क्या है इसके अंदर? बेसिकली AC एंड AVC curve never touch each other। कभी वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज their difference is AFC which can never be zero, जो कि कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है।
ये सारे 1 मार्क में ही पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन की रीजनिंग लिखते हुए भी आपको लिखना है, ठीक है। AC curve lies above AVC curve because it includes AFC, ठीक है। तीसरी बात इसमें आपको जो जरूर लिख के आनी है, डिफरेंस बिटवीन AC and AVC continuously falls as the difference between them is AFC, which falls with rise in out. तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको उसमें मेंशन करने ही करने हैं, तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। सेकंड इसमें होता है बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो इसमें सेकंड चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। बहुत सिंपल, क्या, जी हाँ एकदम सही सोच रहे हैं। व्हेन AP rises AC falls, when AP is maximum AC is minimum, when AP falls AC rises. Y X units of variable factor A. Y X output cost, यहाँ पे आपका AP आएगा जो मैक्सिमम पॉइंट है, वहां से एक स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे और ये आपका क्या बन जाएगा फिर AC, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख के आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AC कर्व इज यू शेप आने के बहुत चांसेस। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो पा रही, रिकॉल हो पा रही हैं, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को है। अगर घर जाके आप किताब नहीं खोलेंगे तो मैं पेपर लिखने नहीं आऊँगा। मैंने आपको पूरा सिलेबस करा दिया, आपको वो सीरीज़ दे दी जिसके अंदर कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं आपको ये पता लग जाए। आपको तीसरी मैंने रिवीजन वीडियोस दे दी। इससे ज़्यादा आई थिंक कोई टीचर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। बस इसके बाद एक कमी रह जाती है, वो आप पढ़ लो। अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 100 में से 100 कहीं नहीं गए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, बड़ा सिंपल है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। लेकिन इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, आइए देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यहाँ पे आया चेंज और यहाँ पे क्या आया एंड, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मार्जिनल कॉस्ट बताना क्या, याद दिलाना चाहूँगा कि आप चाहे टोटल कॉस्ट से निकालिए, ओहो, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा है तो चेंज इन TC अपॉन चेंज इन आउटपुट, या चेंज इन TVC अपॉन में चेंज इन आउटपुट, ठीक है। लेकिन अगर आप MC को सम करते हैं तो वो हमेशा जो है किसके इक्वल आएगा, सिर्फ TVC के इक्वल आएगा। देखिए एक छोटे सा टेबल याद दिला दूँ आपको, उससे करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। TVC, TFC, TC 0 1 2 3 4 5 6। TFC हर लेवल पे सेम रहता है। अब आप दोनों को ऐड करिए, TC आ जाएगा। अब आप MC निकालेंगे तो देखिए चाहे TVC से निकालिए चाहे TC से, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। इधर चेंज देखिए 8 है, यहाँ भी कितना है 8 है, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो आप किसी से भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप MC को आप सम करिए जरा, यहाँ तो नील होगा। 10 10 और 8 18, 3 और 7 25, 35 40 60 90। अब देखिए जो लाइन बन रही है किसके इक्वल है, ये TVC के इक्वल है। तो आप निकाले चाहे TVC से या TC से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट MC का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, TVC के। बात ध्यान रखनी। अब देखिए MC का नेचर क्या है, पहले फॉल करता है फिर क्या करता है, राइज करता है। तो दिस इज द नेचर ऑफ MC, पहले फॉल और फिर राइज, ठीक है। और इसकी रीजनिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन
AC एंड MC, AC और MC के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये AVC और MC के बीच में भी आ सकता है, सब कुछ सेम रहेगा उस केस में भी, सिर्फ AC की जगह AVC लिखते चलना। तो आइए देखिए y x, सबसे पहले आप बनाएंगे AC, ये रहा AC, इसके मिनिमम पॉइंट को कट करता हुआ आपका MC जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या देखिए, जब दोनों फॉल कर रहे हैं तो MC ज़्यादा फॉल कर रहा है, जब दोनों राइज कर रहे हैं तो MC ज़्यादा राइज कर रहा है, और MC कट करता है AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे। तो तीन बातें याद रखनी है क्या, व्हेन बोथ AC एंड MC rises with faster rate, when both MC and AC falls with faster rate, ठीक है। MC कट AC at its minimum point। और देखिए अगर ABC से भी रिलेशन आता है सब कुछ सेम रहेगा, बट डायग्राम में भी ABC, जहाँ जहाँ AC है सब ABC आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब MC जो है वो राइज कर रहा है बट ABC जो है वो फॉल कर रहा है। देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन MC फॉल्स बट AC राइजेस, MC फॉल करता है बट AC जो है वो क्या करता है, राइज करता है। समझ में आई बात? तो ये रिलेशनशिप है AC और MC का। ABC के साथ सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ AC जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ ABC, कुछ और नया चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर आपका आउटपुट और कॉस्ट ये लिखना मत भूल जाना, मेरी तरीका है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्रॉ AC, AVC एंड MC इन अ सिंगल डायग्राम। सिंगल डायग्राम में आपको बनाना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए इसमें कुछ बातों का जो ध्यान रखना है, MC जो है AC और AVC दोनों को ही मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, पुट कॉस्ट। देखिए अब इसे बनाना कैसे है, सबसे पहले आप AVC बनाइए, डायग्राम बनाने का तरीका सीखिए। AVC आपने सबसे पहले बनाना है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाके राइट साइड में एक पॉइंट ऐसे लो, और अब आप AC बना दो, और इस तरीके से कि इनका बीच का जो डिफरेंस है वो लगातार कम हो रहा है। दिख रहा है आपको? कहाँ गया भाई मिनिमम पॉइंट, यही है ना, ये आ गया। अब दोनों के मिनिमम पॉइंट को कट करता हुआ आपका MC चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये था आपका कॉस्ट का चैप्टर। अब बात करेंगे रेवेन्यू की। अब रेवेन्यू स्टार्ट करते हैं, थकने की ज़रूरत नहीं है, ये जो यॉन कर रहे हैं ना मान जाओ ज़रा, समझ में आया? चलिए रेवेन्यू क्या होता है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट को बेच के जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्रोडक्ट को बेच के जो टोटल पैसा आया। सपोज आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 10 रुपये है और आपने क्वांटिटी बेची लेट्स से 20 यूनिट्स, ठीक है। तो 20 यूनिट्स बेच के आपको 10 के हिसाब से कितना पैसा आया, 200 रुपये, ठीक है। प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड इज टोटल रेवेन्यू, सम ऑफ रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। तो सम और पर्टिकुलर ये जरूर लिखना है। फिर मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल, चेंज और एन का जरूर ध्यान रखना है आपको। टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, किस वजह से, आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट की वजह से। फिर एवरेज रेवेन्यू क्या होता है अपना, पर यूनिट रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट। सपोज आपके पास टोटल पैसा आया 1000 रुपये और आप इसमें टोटल जो है लगभग 50 यूनिट्स बेच पाए, तो 1000 रुपये आया 50 यूनिट बेच के, तो पर यूनिट जो है आपको 20 रुपये मिले। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू, TR बाय आउटपुट। ये हमेशा किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल। वेरी गुड। देखिए रेवेन्यू तो बहुत सिंपल है, वैसे भी आपको याद आ रहा होगा। फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर हम बात करें तो बताओ क्या रिलेशनशिप होता है। हाँ वेरी गुड। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो प्राइस है वो क्या रहते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टेंट रहते हैं, याद आ रहा है। इम्परफेक्ट में क्या होता है, ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस गिराना पड़ता है, लेकिन इसमें प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पर आउटपुट लिखिए, सर क्वांटिटी सोल्ड भी लिख सकते हैं, जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी लिखिए सब ठीक है। रेवेन्यू, यहाँ पर AR जो है MR के इक्वल होता है और वो किसके इक्वल होता है, प्राइस के, ठीक है। और TR जो है वो आपका राइज करता है विद अ कांस्टेंट रेट। आउट यहाँ पर आपका रेवेन्यू, ठीक है। इसके अंदर मेन चीज़, अगर आप टेबल भी बना रहे हैं तो एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है हमको कि प्राइस जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इससे जब आप TR निकालेंगे तो देखेंगे कि वो इंक्रीज कर रहा है विद अ कांस्टेंट रेट।
5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 25, 5 25। इसके बाद MR 5, आप देखिए लगातार 5 ही आएगा, और AR हमेशा किसके इक्वल होता है, प्राइस के। ठीक है, तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR? TR एंड MR के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? MR remains constant as TR increases with constant rate. Yes or no? इसके बाद अगर आप बात करें इसमें MR और AR में क्या रिलेशनशिप होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सिर्फ एक लाइन रिलेशन है कि MR जो है वो किसके इक्वल होता है इसमें, AR के। इसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या करना पड़ता है, प्राइस फॉल टू सेल मोर आउटपुट, ज़्यादा आउटपुट बेचने के लिए हमें प्राइसेस को गिराना पड़ता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं आपको टेबल से समझाऊं, आउटपुट, प्राइस, TR, MR, AR, ठीक है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं लेता हूँ 10 9 8 7 6, तो 10 18 24 28 30। MR कितना आएगा, 10 8 6 4 2, AR प्राइस के इक्वल 10 9 8 7 6। तो देखिए दो फॉल कर रहे हैं, 1 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, तो इसमें MR एंड AR के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, याद करो, एकदम सही सोच रहे हो, बोथ AR एंड MR फॉल्स, सबसे पहली चीज, बट MR फॉल्स विद ट्वाइस रेट देन AR। MR जो है वो फॉल करता है ट्वाइस रेट से देन AR। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और जब हम इसका डायग्राम भी बना रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ का स्ट्रिक्टली इसके अंदर ध्यान रखना होता है कि सपोज़ ये हमारा AR है, तो इसके मिड से होता हो। एक तो सबसे पहली चीज़ कोशिश करिए कि एक्सिस को टच ना करे, वो डायग्राम बेटर रहेगा। ठीक है, ये आपका AR है और इसके मिड से होता हुआ आपका जो है वो MR जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट और यहाँ पे आपका रेवेन्यू। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR की, तो देखिए इम्परफेक्ट में क्या रिलेशनशिप होता है, सीधी सी बात है, व्हेन TR राइजेस, ठीक है, TR क्या करता है, राइजेस करता है, MR फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव, बट पॉजिटिव रहता है। 3 लाइनों के इसमें रिलेशनशिप है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है TR MR में और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करके आने हैं, परफेक्ट मार्केट भी और इम्परफेक्ट मार्केट भी। व्हेन TR इज मैक्सिमम, जब अपना TR हमारा मैक्सिमम होता है तो MR क्या होता है उस समय 0, और जब हमारा TR जो है वो फॉल करता है तो उस समय हमारा MR जो है बेटा वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। MR हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पर X Y X आउटपुट और रेवेन्यू, और इसके अंदर आप या तो ऊपर नीचे करके डायग्राम बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए इसमें ऐसे करके बनाइए जिसमें आप TR ये लीजिए, ठीक है, और इसके मैक्सिमम पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे, यहाँ हमारा आपका 0 होगा और यहाँ से इस तरीके से आपका MR बनेगा। ठीक है, ये डायग्राम बेटर है। और अगर रिलेशनशिप बिटवीन TR MR पूछा गया है, सिर्फ मार्केट स्पेसिफाई नहीं है, तो दोनों लिख के आने हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा रेवेन्यू चैप्टर। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। चलिए बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन प्राइस एंड आउटपुट का जिससे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तब हम बोलते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। तो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट दैट यील्ड्स मैक्सिमम प्रॉफिट। अब MCMR अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम कब निकलता है, जब MC इक्वल हो किसके, MR के। और सेकंड कंडीशन, इसको हम प्राइमरी कंडीशन बोलते हैं। प्राइमरी कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन तो यही फुलफिल होनी चाहिए। और सेकेंडरी कंडीशन इसके बाद क्या होती है कि MC जो है वो बड़ा हो जाएगा MR से जैसे ही हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको टेक्निकली काफ़ी बुक्स में लिखा जाता है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, अब हम इसको 2 मार्केट्स के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। देखिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये हमारा AR है जो कि किसके इक्वल है, MR के, और वो इसके इक्वल है प्राइस के। ठीक है, और ये आपने बनाया क्या, MC। यहाँ पर है आपका आउटपुट, यहाँ पर आपका कॉस्ट और रेवेन्यू। ठीक है,
तो यहाँ पर कट तो ये दो जगह कर रहे हैं, लेकिन कट फ्रॉम बिलो यहाँ पर है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आपका कितना है, ओ क्यू। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कितना है आपका, ओ क्यू। इसके बाद देखिए के पर क्यों नहीं है, के इज नॉट इक्विलिब्रियम, इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वाई सो बताओ, बिकॉज ओनली प्राइमरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड एट पॉइंट ए, पॉइंट के, दैट इज एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। सिर्फ वही सेटिस्फाई हो रही है, जो सेकेंडरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो एरिया है इसको हम क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। मेंशन कर पाओ तो ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है बच्चों, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जब इम्परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी अगेन वाई एक्स आउटपुट कॉस्ट रेवेन्यू, ये आपका एम आर, ये आपका एम सी, और ये आपका क्या गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। कि इतना आउटपुट प्रोड्यूस होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा। अब इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी चीज़, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है जो एग्जाम में, रिलेशनशिप, कई बार 1 मार्क में आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एम सी एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे प्राइस और एमसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर आप बात करते हैं तो प्राइस जो है वो किसके इक्वल होता है, एमसी के। बट यही बात अगर हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो क्या होगा बताओ, एकदम सही कह रहे हो, जो प्राइस है एमसी जो है वो बड़ा होगा किससे, प्राइस से। क्यों, याद दिलाऊं, एमसी इक्वल होता है एमआर के, कहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम पे, यस और नो। पहले परफेक्ट का याद दिला देता हूँ, चलो। परफेक्ट में एम सी इक्वल टू एम आर होगा एट इक्विलिब्रियम, और परफेक्ट में एम आर इक्वल होता है किसके, प्राइस के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से एम सी इक्वल है प्राइस के। इम्परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एम सी इक्वल होता है किसके, एम आर के, और जो प्राइस होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, ए आर के। और हमें पता है कि एम आर जो है वो बेसिकली छोटा होता है ए आर से। तो अगर इन तीनों बातों को हम देखें कि एम आर जो है वो ए आर से छोटा है, एम आर को मैं एम सी के इक्वल लिख सकता हूँ। देखिए एम आर की जगह मैंने एम सी लिख दिया और ए आर की जगह मैंने प्राइस लिख दिया। तो आप देखिए ये रिलेशनशिप आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद आया होगा, बट डिस्कस डिटेल में किया हुआ है वैसे क्लास के अंदर और मेन वीडियोस के अंदर भी। तो ये है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो कि पूरा का पूरा हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज सप्लाई। देखिए सप्लाई के अंदर कुछ भी नया नहीं है, वो सारी बातें डिमांड से रिलेटेड ही हैं। तो मैं एक बार मोटा मोटा याद दिला दूं, डिमांड के अंदर क्या था, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ कस्टमर हैविंग परचेजिंग पावर इज रेडी टू बाय एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। वही डेफिनेशन सप्लाई में सब्सटीट्यूट हो जाती है, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ सेलर इज ready to sell at its different prices during a period of time. Very good. फिर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक एंड सप्लाई का। तो स्टॉक क्या होता है, दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रोड्यूसर के पास क्वांटिटी पड़ी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। बट सप्लाई इज व्हाट, supply is that part of stock which the producer is ready to sell. supply क्या होता है, स्टॉक का वो पार्ट जो सेलर जो है बेचने के लिए तैयार है। जैसे वहाँ लॉ ऑफ डिमांड होती है, यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई होती है। लॉ ऑफ डिमांड होती है प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। लॉ ऑफ सप्लाई है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, सीधा सा रीज़न है भाई, प्राइस ज़्यादा मिल रहे हैं, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा। प्राइस कम हो रहे हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी। अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। उसके बाद पूरी टर्मिनोलॉजी सेम है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई की, जो आपने डिमांड में मेरे साथ पढ़ी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई के दो पार्ट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। प्राइस की वजह से इफेक्ट होगी तो क्या बोलेंगे बताओ,
सही बोल रहे हो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और अगर अफेक्ट होगी अदर फैक्टर्स की वजह से तो क्या बोलेंगे, चेंज इन सप्लाई। तो व्हेन द सप्लाई फॉर द कमोडिटी, सप्लाई फॉर नहीं होता, सप्लाई ऑफ होता है, ये बात ध्यान रखनी है। डिमांड फॉर होता है, डिमांड के साथ हमेशा फॉर लगता है, सप्लाई के साथ ऑफ लगता है। सो व्हेन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी affects due to change in price provided other factors remain constant, it is known as change in quantity supply. What is change in supply? When the supply for the commodity, no, supply of the commodity affects due to change in other factors provided price remains constant, it is known as change in supply. Change in quantity supply के हमारे पास अगेन दो पार्ट्स होते हैं, वन इज एक्सपेंशन इन सप्लाई, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या होता है कि व्हेन द सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी राइजेस, क्यों, ड्यू टू राइज इन प्राइस, क्योंकि सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ड्यू टू राइज इन प्राइस इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इसके बाद चेंज इन सप्लाई में दो पार्ट होते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई व्हेन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहाँ अदर फैक्टर्स कौन से हैं वो डिस्कस करता हूँ अभी। इट इज अदर फैक्टर, price remains constant, it is known as increase in supply. Decrease in supply क्या होता है, when the supply of the commodity falls, why so, due to unfavorable change in other factors price remains constant, it is known as decrease in supply. तो ये सारी बातें वही हैं जो आपने ऑलरेडी मेरे साथ जो है डिस्कस की हुई हैं, डिमांड के अंदर भी हमने उसे रिवाइज किया हुआ, तो उम्मीद करता हूँ वो सारी बातें आपको क्लियर है। हाँ, यहाँ पर कौन से अदर फैक्टर्स हैं उसके ऊपर मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, अदर फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास प्राइस ऑफ इनपुट्स। अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले प्राइस ऑफ इनपुट्स में क्या होता है, इनपुट्स क्या होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल वगैरह। तो अगर हमारे, अब सीधी सी बात है, देखो प्राइस ऑफ इनपुट्स अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही अगर बढ़ जाएगी तो उससे प्रोड्यूसर के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ इनपुट्स अगर कम हो रहे हैं तो प्रोड्यूसर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है कम आएगी, उससे उसके प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा आएंगे, जिससे उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। समझ में आया, ये हो गया प्राइस ऑफ इनपुट। सेम वे हमारे पास नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेवरेबल हैं, क्या है, फेवरेबल, फेवरेबल का एग्जांपल है, जैसे अगर मैं बोलूँ जीएसटी रेट्स जो हैं गवर्नमेंट ने कम कर दिए या बढ़ा दिए, अच्छा फेवरेबल दे रहा हूँ तो कम ही करना पड़ेगा। जीएसटी रेट्स जो हैं गवर्नमेंट ने कम कर दिए, अब तो कम कर दिए तो होगा क्या, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा कम आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, मतलब प्रॉफिट्स ज़्यादा आएंगे, जिसका मतलब सप्लाई भी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हमको सब लिखना होता है। ऐसी जीएसटी रेट्स या टैक्स रेट्स भी बोल देते हैं कई बार, इसे एक्साइज ड्यूटी भी आपके उसमें दे सकता है, इस सेम रहेगा। जीएसटी रेट्स बढ़ गए, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना बढ़ जाएगा, प्रॉफिट अपने कम आएंगे, जिसकी वजह से अपनी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए, सप्लाई में इतना खास नहीं है, मतलब मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जनरली आपको पता भी होता है, ठीक है। इसके बाद है जो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, यहाँ पर रिलेटेड गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे फार्मर है वो राइस की भी प्रोडक्शन कर रहा है, वीट की भी कर रहा है, तो वो उसके लिए रिलेटेड गुड्स हैं। कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है, और अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कम हो जाते हैं तो जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, यही होता है। इसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्रेजेंटली जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, अगर लगता है FEP, तो उससे प्रेजेंट में सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि सेलर सोचेगा फ्यूचर में ही बेचूंगा भाई, और अगर लगता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा
तो प्रेजेंटली वो ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है कस्टमर को बेचने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास बेटा फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी का। अगर लगता है कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, फ्यूचर में इम्प्रूव हो रही है अगर, तो उससे होगा क्या, कभी भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स की कम होती है, जिससे प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर वो ऑब्सोलीट होगी तो उस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स कम होंगे और सप्लाई कम होगी। तो मेन पॉइंट तो इसके अंदर यही है, बाकी सारा आपका डिमांड से रिलेटेड है। इसमें एक चीज़, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पूरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैसा वर्सा है, बस माइनस साइन नहीं आता। हाँ, बस इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, एक्सपेंशन इन सप्लाई होती है तो अपवर्ड मूवमेंट होता है, लाइक डिमांड नहीं होता यहाँ पे, और डिमांड में एक्सपेंशन इन डिमांड होता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिमांड में भी बताया था कि अपोजिट होता है, उम्मीद करता हूँ याद हो। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, अच्छा नहीं कर रहा हूँ उम्मीद, डाउनवर्ड सप्लाई, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये छोटा सा रिवीजन सप्लाई का मेन पार्ट जितना भी था उसका वो हमने कवर अप कर लिया। इसी के साथ पूरी यूनिट 3 मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। अब भैया घर जाओ, किताबें खोलो, एक बार पढ़ लो उसे पूरा का पूरा और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच।